हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। क्या बायोटेक्नोलॉजी हमारे इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है? क्या हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है उस चैलेंज का सामना कर सकते हैं? दोस्तों, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड करना। दोस्तों, आज हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन ये हमारी पॉपुलेशन है दोस्तों, जो 1.7 बिलियन हो जाएगी 2100 तक। तो दोस्तों, फिर क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। अब फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों, लैंड अंडर कल्टीवेशन हम लोग बढ़ा सकते हैं क्या? तो नहीं बढ़ा सकते भाई। इसके सिंपल रीज़न है कि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए 33% एरिया पे फॉरेस्ट होना ज़रूरी था, पर आप जानते हो कि आज इंडिया में सिर्फ 24% एरिया पर ही फॉरेस्ट है। यानी हमें फॉरेस्ट का एरिया भी बढ़ाना है। साथ ही बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए अर्बनाइजेशन है, उन्हें घर चाहिए, रोड चाहिए, ट्रेन्स चाहिए। उसके वजह से भी दोस्तों लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और इन्हें फीड भी करना है। तो हम लोग ना ज़मीन बढ़ा सकते हैं, तो हमें एग्जिस्टिंग लैंड पर ही कल्टीवेशन करके इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमें फीड करना है। और फूड सिक्योरिटी ये नेशनल सिक्योरिटी की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दे सकती है? तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जो है एक सोल्यूशन की तरह माना जा रहा था, एक ब्रह्मास्त्र की तरह माना जा रहा था कि इससे हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा सकते हैं। पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में दोस्तों कुछ समस्याओं का सामना भी हमें करना पड़ रहा है। तो आज एग्रीकल्चर सेक्टर जिन समस्याओं से जूझ रहा है, जिनसे डील करता है, वहाँ पर हमेशा बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीएम क्रॉप्स, इनके बारे में हमेशा दोस्तों आप सुनते हो। तो वैसी एक सिचुएशन जो है अभी इंडिया जो फेस कर रहा है वो है दोस्तों ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, कॉटन क्राइसिस इन पंजाब। तो दोस्तों, पंजाब के जो फार्मर्स हैं, जो कॉटन फार्मर्स हैं, वो अभी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। उस समस्या का नाम है दोस्तों पिंक बोलवॉर्म। पिंक बोलवॉर्म ये एक पेस्ट है जो पंजाब में कॉटन के जो प्रोडक्शन जो है, कॉटन की जो क्रॉप है, उसे दोस्तों ये डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसके वजह से वहाँ पे जो प्रोडक्शन है, ईल्ड जो है वो बहुत कम होती जा रही है, जिसके वजह से फार्मर जो है इसे डिस्करेज हो रहे कॉटन कल्टीवेशन से। अब इस समस्या का सोल्यूशन जो है वो है दोस्तों, जो फार्मर बार बार डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने दोस्तों बोलगार्ड 3 जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसे रिलीज कर देना चाहिए। और इससे क्या होगा? तो बोलगार्ड 3 दोस्तों है पेस्ट रेजिस्टेंट है, जो इन पिंक बोलवॉर्म से कॉटन की क्रॉप को बचाएगी और फार्मर्स का जो यील्ड है, जो पैदावार है, उसे भी इंक्रीज करेगी। तो दोस्तों, जानते हैं ये बोलगार्ड 3 क्या है और इसमें पेस्ट रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आ गई? तो दोस्तों, रिसेंटली व्हाइट फ्लाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, ये व्हाइट फ्लाइज है और उसके साथ दोस्तों पिंक बोलवॉर्म इन्होंने दोस्तों पंजाब या नॉर्थ इंडिया में जो कॉटन की क्रॉप्स है उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हो किया है, जिसके वजह से यील्ड जो है, पैदावार जो है वो भी कम हो रही है। और इसका एक कॉन्सिक्वेंस आप ये देख सकते हो कि पंजाब में जहाँ 20 साल पहले, 30 साल पहले 8 लाख हेक्टेयर पर कॉटन की खेती होती थी, आज दोस्तों 2024 में सिर्फ 1 लाख हेक्टेयर पर ही इसकी खेती हो रही है। अब पंजाब स्टेट का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दोस्तों, वो अपनी व्हीट और राइस, गेहूं और चावल की साइकिल को ब्रेक करना चाहता है। और पंजाब गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि फार्मर्स को अलग अलग क्रॉप्स, डाइवर्सिफाई क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए इंकरेज करे। उसमें उनकी जो एक फेवरेट क्रॉप है, जो कि एक कैश क्रॉप है, वो है दोस्तों कॉटन। पर इस कॉटन को ही बोलगार्ड डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट के सामने ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इस समस्या का सोल्यूशन क्या हो सकता है? इस समस्या का सोल्यूशन जो है दोस्तों वो है बोलगार्ड 3। फार्मर्स जो है बार बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बोलगार्ड 3, जो कि एक पेस्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की वेराइटी है, कॉटन की वेराइटी है, जो कि एक गेम चेंजर हो सकती है, उसे रिलीज कर दीजिए। पर अभी तक इसका अप्रूवल जो है दोस्तों वो कंप्लीटली अनसर्टन है। अब ये बोलगार्ड 3 जो है ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, पर इसे डेवलप किया है एक प्राइवेट कंपनी मोसैंटो ने। अब दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सिर्फ कॉटन ही है क्या? तो नहीं। जेनेटिकली मॉडिफाइड दोस्तों बहुत सारी क्रॉप्स है। बीटी ब्रिंजल आपने देखा, जीएम टोमेटो है, जीएम सोयाबीन है, जीएम मेज है, ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और जिनका प्रोडक्शन पूरी दुनिया में हो रहा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाते कैसे हैं?
तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बना सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसमें डिजायरेबल ट्रेट्स हो। जीन मतलब दोस्तों ये बेसिक यूनिट है हेरिडेटरी का। तो हर किसी ऑर्गेनिज्म में जीन्स होते हैं। तो एक जीन जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है उसे आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करते हैं और उस जीन को उस ऑर्गेनिज्म से निकाल कर कट करके उसे प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर उसे प्लांट में इंसर्ट कर दिया तो ये तो हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। पर क्या वो जीन्स और उससे वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्या वो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्लांट में भी आ जाते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप एक सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल के न्यूक्लियस में होते हैं दोस्तों डीएनए। अब उस डीएनए से पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई किया, उसे कट किया और उसे एक प्लांट में इंसर्ट कर दिया टिश्यू कल्चर से। और दोस्तों उस प्लांट को जब हम ग्रो करते हैं तो उससे जो सीड हमें मिलते हैं वो सीड जो है वो सीड है दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो उन सीड से जो भी प्लांट ग्रो होंगे उन प्लांट्स में वो सारे के सारे ट्रेट्स हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करके हम लोग क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं और पर्टिकुलर प्लांट्स में हम लोग हमें जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन्हें इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये दोस्तों खासियत है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को दोस्तों शुरुआत जो हुई थी, इसकी जो फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत जो हुई थी वो 94 के आसपास हुई थी, 1994 में। तो दोस्तों पहली जनरेशन में यहाँ पे हर्बिसाइड टॉलरेंस, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, डिसीज टॉलरेंस, डिले रिपनिंग ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसर्ट किया था। सेकंड जनरेशन दोस्तों इसकी शुरू हुई थी 1995 में। सेकंड जनरेशन में दोस्तों हम लोगों ने न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया था। जैसे कि विटामिन्स हमें बढ़ाने हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, नंबर ऑफ प्रोटीन्स बढ़ाने हैं, फैट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें करने के लिए सेकंड जनरेशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड जनरेशन में दोस्तों जो 98 में शुरू हुई थी, जो आज भी शुरू है, इसमें दोस्तों हम प्लांट्स में वैक्सीन, एंटीबॉडीज़ और जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, जो बहुत सारे डिसीज़ के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन देती है, इन सब को भी हम लोग प्लांट में इम्बाइब कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं और जिनमें हमें जो भी ट्रेट्स चाहिए उन्हें हम लोग उनमें इंसर्ट कर रहे हैं वाया जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब वैसे ही दोस्तों बोलगार्ड 3 को बनाया गया था। अब दोस्तों बोलगार्ड 3 या बीटी कॉटन, बीटी वर्ड आपने सुना होगा। तो बीटी आप जब भी वर्ड सुनते हो, बीटी का मतलब है दोस्तों बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis ये एक सॉइल बैक्टीरिया है और जैसा कि एक नॉर्मल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, राइबोसोम और इंडोस्पोर्स भी है। तो दोस्तों सॉइल बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, इसी से वर्ड आया है बीटी। तो जब आप बीटी कॉटन सुनते हो तो बीटी का मतलब होता है दोस्तों बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया में दोस्तों एक बहुत अच्छी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज थी। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज मतलब जो इंसेक्ट्स को किल कर देती थी। तो हम लोगों ने इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज वाला जीन को आइडेंटिफाई किया इस बैसिलस thuringiensis से और उस जीन को दोस्तों इंसर्ट किया कॉटन के प्लांट में। देखिए सॉइल बैक्टीरिया से एक जीन निकाला जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता था, उस जीन को हमने इंसर्ट किया कॉटन के प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग से। अब दोस्तों उससे क्या हुआ, उससे कॉटन प्लांट का जो पेस्ट रेजिस्टेंस है वो भी इन्हांस हो गया। यानी अब वो कॉटन प्लांट जो है वो पेस्ट अटैक से मरता नहीं है, तो वो पेस्ट को ही मार देता है। तो दोस्तों इसके वजह से हम लोगों ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना ली जो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट भी करती है और उसके वजह से क्रॉप्स की ईल्ड यानी पैदावार जो है वो बढ़ भी जाती है। तो दोस्तों ये था बोलगार्ड 3। तो दोस्तों फिर क्वेश्चन आता है कि बोलगार्ड 3 को तो मोसेंटो कंपनी ने डेवलप किया है जिसमें उन्हें बहुत सारे डेकेड्स लगे हैं। तो बोलगार्ड 3 मतलब बोलगार्ड 3 में दोस्तों हम लोगों ने कितने जीन्स को इंसर्ट किया है सॉइल बैक्टीरिया से। तो दोस्तों बोलगार्ड 3 में हम लोगों ने 3 जीन्स को इंसर्ट किया है। बोलगार्ड 3 मतलब 3 जीन्स कौन से, तो पहला है दोस्तों CRY1AC, दूसरा है CRY2AB और तीसरा है दोस्तों VIP3A। ये 3 जीन्स हमने सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से निकालकर कॉटन के प्लांट में इंसर्ट कर दिए
और वो कॉटन की प्लांट बन गई दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, जिसे हम लोग बीटी कॉटन भी बोलते हैं या बोलगार्ड भी बोलते हैं। अब बोलगार्ड बोलने के पीछे का रीजन भी है। तो दोस्तों देखो, जो पिंक बोलवॉर्म है, बोलवॉर्म के खिलाफ प्रोटेक्शन देने वाला बोलगार्ड, आज हम लोग जैसे बोलगार्ड 3 की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले दोस्तों बोलगार्ड 1 को भी इंट्रोड्यूस किया था भारत में 2002 में। बोलगार्ड 1 भारत का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी और आज की डेट में भी ये इकलौती क्रॉप है। 2002 में हमने बोलगार्ड 1 को इंसर्ट किया था। तो दोस्तों बोलगार्ड 1 में सिर्फ एक जीन हमने मॉडिफाइड जीन इंसर्ट किया था, उसका नाम था CRY1AC। फिर हमने 2006 में बोलगार्ड 2 को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। अब बोलगार्ड 2 में दोस्तों कितने जीन्स थे? 2, CRY1AC और CRY2AB। अब बोलगार्ड 3 की बात हो रही है, जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट है और जो कि दोस्तों व्हाइट फ्लाई और पिंक बोलवॉर्म इनके खिलाफ प्रोटेक्शन देगा। तो इस बोलगार्ड 3 में दोस्तों कितने जीन्स है? तो इसमें है दोस्तों 3 जीन्स। तो इसमें नया जीन्स है दोस्तों VIP3A। VIP3A करके नया जीन जो है बोलगार्ड 3 में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब बोलगार्ड 3 के बारे में हमें ये चीज़ जाननी है कि बोलगार्ड 3 जो है भारत में अवेलेबल नहीं है, पर इसको दुनिया में बहुत सारे देशों में यूज़ किया जाता है और इससे कॉटन का प्रोडक्शन भी किया जाता है। तो भारत में बोलगार्ड 3 के सिमिलर जो इन पिंक बोलवॉर्म और व्हाइट फ्लाई से प्रोटेक्शन दे, ऐसी कौन सी वैरायटी है? तो एक वैरायटी है दोस्तों जिसे डेवलप किया गया है, जिसका नाम है बोलगार्ड 3 राउंड रेडी फ्लेक्स, राउंड अप रेडी फ्लेक्स, जिसे हम लोग BG2RRF भी कहते हैं। अब दोस्तों ये एक हर्बिसाइड टॉलरेंट भी है, इसमें हर्बिसाइड टॉलरेंस भी है और पेस्ट रेजिस्टेंस भी है, दोनों क्वालिटीज है। और इसके सारे ट्रायल, मतलब गवर्नमेंट ट्रायल और प्राइवेट ट्रायल दोनों खत्म हो चुके हैं। ये फाइनल क्लियरेंस में अटकी पड़ी है, पर फाइनल क्लियरेंस भी अनसर्टन है। यानी दोस्तों हमारे फार्मर्स के पास ना बोलगार्ड 3 अवेलेबल है, ना बोलगार्ड 2 राउंड अप रेडी फ्लेक्स अवेलेबल है। दोनों में से किसी, दोनों के दोनों जो है वो क्लियरेंस में फंसे पड़े हैं। तो दोस्तों ये जो BG2RRF जो है, ये दोस्तों एडवांस सीडिंग टेक्निक से इसको बनाया है, जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होने के साथ साथ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट भी है, जो व्हाइट फ्लाई और पिंक बोलवॉर्म दोनों से प्रोटेक्शन देगा, जिससे प्लांट जो है वो हेल्दी भी रहेगा और उसके वजह से कॉटन की ईल्ड जो है वो इम्प्रूव भी होगी। तो दोस्तों ये एक तरीका है जहां पर हम अपने कॉटन फार्मर्स को बचा सकते हैं, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और कॉटन फार्मर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से इकलौता सॉल्यूशन है जो हमारे फार्मर्स को बचा सकता है, जो हमारे फार्मर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है? तो नहीं दोस्तों, कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी है, कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी है जो हमारे फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब एग्रोनॉमिक्स दोस्तों मोस्टली डील करता है जो प्रैक्टिसेस है क्रॉप सिलेक्शन में, प्लांटिंग डेट और प्लांट की डेंसिटीज़ में, टिलेज ऑपरेशंस में, वाटर और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में और क्रॉपिंग पैटर्न्स में। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स जो है, जैसे कि डॉक्टर प्रसाद कहते हैं कि फार्मर्स ने जो है वो प्रॉपर सीड सिलेक्शन करना चाहिए, उसके साथ सीडिंग की मेथड प्रॉपर होनी चाहिए, और दोस्तों मुल्चिंग जैसी मेथड को यूज़ करके भी कॉटन की प्रोडक्शन को, यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मतलब बहुत पास पास में पेड़ों को प्लांट करना, और दोस्तों ड्रिप फर्टिगेशन, टर्म इज फर्टिगेशन। तो देखिए ड्रिप इरिगेशन से हम लोग वाटर को इफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और प्लांट को रिक्वायर्ड वाटर प्रोवाइड भी कर सकते हैं। उसी के साथ उसी पानी में दोस्तों हम लोग प्लांट को फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसे टर्म कहा जाता है ड्रिप फर्टिगेशन। अब इससे भी दोस्तों हम लोग हमारी कॉटन यील्ड को बढ़ा सकते हैं। पर इन सारी प्रैक्टिसेस में दोस्तों पेस्ट मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए फिर सॉल्यूशन आता है पेस्टिसाइड को स्प्रे करना। और पेस्टिसाइड को अगर स्प्रे करते हैं तो दोस्तों वाटर पोल्यूशन भी होगा, सॉइल पोल्यूशन भी होगा, फार्मर्स की हेल्थ पर भी इम्पैक्ट होगा, और फार्मर्स की इनकम, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे ये पूरा निगेटिव में भी ले जा सकता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है दोस्तों। तो फिर सॉल्यूशन आता है कि सारी दुनिया जो है वो किस पे रिलाई कर रही है। तो दोस्तों उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि सारी दुनिया जो है वो GM क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। वो एग्जाम्पल है दोस्तों ब्राज़ील।
ब्राजील में दोस्तों बोलगार्ड 5 का यूज होता है। ब्राजील में बोलगार्ड 5 का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो बहुत सारे पेस्ट है, इंसेक्ट है, वीड है, इन सब के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। उसके वजह से दोस्तों ब्राजील में पर हेक्टर 2400 केजी कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ब्राजील में पर हेक्टर 2400 केजी कॉटन का प्रोडक्शन होता है, जबकि इंडिया में दोस्तों सिर्फ 460 केजी, 450 केजी पर हेक्टर। तो देखिए कहाँ इंडिया का प्रोडक्शन यील्ड है 450 केजी पर हेक्टर और ब्राजील का है दोस्तों 2400 केजी पर हेक्टर। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ? बोलगार्ड 5 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के वजह से। तो दोस्तों जहाँ पे इंडियन फार्मर्स, इंडिया के जो कॉटन फार्मर्स है, इनकी प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 15% है, वही दोस्तों ब्राजील के जो फार्मर्स है इनकी प्रॉफिट मार्जिन है 85%। ब्राजील के फार्मर्स की प्रॉफिट मार्जिन है 85%। तो हमें ब्राजील के एग्जाम को कॉपी करना चाहिए क्या? हमने भी इंडिया में दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज करना चाहिए? तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और हमारे सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों वैसे ही अब हम लोग बात करते हैं कि ग्लोबल पूरी दुनिया में बायोटेक क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल। तो सबसे ज्यादा जीएम क्रॉप का इस्तेमाल होता है दोस्तों यूएसए में। 70% उनका एरिया जो है वो जीएम क्रॉप्स के कल्टीवेशन में है, जहाँ पे मेज है, सोयाबीन है, कनोला है, शुगर बीट है, पपाया है, स्क्वाश, पोटैटो, ये सारी क्रॉप्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उनका प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों ब्राज़ील, जहाँ पे सोयाबीन, मेज, कॉटन, अर्जेंटीना सोयाबीन, मेज, कॉटन, और इंडिया में सिर्फ दोस्तों कॉटन का ही इस्तेमाल होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, वो भी बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2। बोलगार्ड 3 अभी क्लियरेंस में अटका पड़ा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे इंडिया की जो फूड सेक्टर रिलेटेड चैलेंजेस है, फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, उनमें जीएम क्रॉप्स जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। और उस केस में दोस्तों जीएम कॉटन या जीएम मस्टर्ड या बीटी ब्रिंजल, इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है ये हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइए। तो आपका कमेंट और इस सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है दोस्तों। मेरा फैकल्टी कोड है PSK लाइव, जिसे आप यूज़ कर सकते हो स्टडी IQ के कोर्सेज को खरीदने के लिए, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड पर मिलेगा। और दोस्तों आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इस सेशन की फाइल जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों प्रफुल्ल के SNT एंड इथिक्स। सो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, कल और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन सी यू, बेस्ट ऑफ लक।